हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। स्वागत है आप सभी का इस नए कोर्स में। इस कोर्स में हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे साइंस के, टोटल 99 सेट्स हुए थे, 99 शिफ्ट्स हुए थे। इन 99 शिफ्ट्स में जो प्रश्न पूछे गए थे, संख्या में इतने, उन सारे का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और डिटेल में हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। और जो पीडीएफ आपको मिलेगा A4 साइज में, वो भी आपको डिटेल में मिलेगा, यानी सवाल होगा, उनसे रिलेटेड पॉइंट्स होंगे, न्यूमेरिकल भी उनमें सॉल्व होंगे। तो मैंने इस कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर ही वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने इस कोर्स से रिलेटेड आपको सारी जानकारी दी हुई है कि कब ये कोर्स खत्म होगा, पीडीएफ आपको कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको मैंने दी हुई है। अगर आप एप्लीकेशन पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो एप्लीकेशन पर भी सेम वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने इस कोर्स से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस दी हुई है। ठीक है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वाली वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल है, आपके एग्जाम में इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। कोर्स का फी है 249। इसके अलावा जो भी डिटेल्स है मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप उसको जाकर के देखिए। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग चलते हैं सीधा, आप करते हैं प्रश्नों को। जो पहला शिफ्ट हुआ था, है ना, पहला जो शिफ्ट हुआ था ये हुआ था 17 अगस्त 2022 को, है ना। ये पहला शिफ्ट हुआ था 17 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी 2022 के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये पहले शिफ्ट को कवर करने जा रहे हैं, राइट। तो प्रश्न पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। एक्चुअल में होना चाहिए था श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी भी चलेगा। तो आंसर है हमारा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों, इन दोनों ही अभिक्रियाओं का यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। होता क्या है कि जब श्वेत सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तब ये धूसर रंग का हो जाता है। धूसर रंग का क्यों हो जाता है? क्योंकि श्वेत सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, और इस सिल्वर के बनने के कारण ये धूसर रंग का हो जाता है। सेम है सिल्वर ब्रोमाइड के केस में। सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर आप सनलाइट में रखते हैं तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। ये दोनों ही अभिक्रियाएं जो है यूज की जाती है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। एक मैं अभिक्रिया यहां पर लिख देता हूं, जैसे देखो ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको आप रखेंगे सनलाइट में, है ना, सनलाइट में रखेंगे तो ये टूट जाएगा सिल्वर और ब्रोमीन में, सिल्वर सॉलिड में और ब्रोमीन गैस में। और ये अपने आप में एक अपघटन अभिक्रिया है, ये अपने आप में अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर देखो एक अभिकारक है जो टूट गया दो उत्पाद में। तो जब भी एक अभिकारक दो उत्पाद में टूट जाए उसे हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। और अपघटन अभिक्रिया में हमेशा ना हमें एनर्जी देनी पड़ती है किसी न किसी फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट चाहिए यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा चाहिए। तो यहाँ पर है ये प्रकाशीय अपघटन। इस अपघटन अभिक्रिया को आप प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हो। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का अपना एक इक्वेशन होता है, एक समीकरण होता है। आपको फोटोसिंथेसिस का ये इक्वेशन दिया गया है और आपसे पूछा गया है इसमें कि जल के कितने अणु भाग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु भाग लेते हैं। इस तरह के प्रश्न कभी भी आपसे पूछे जाते हैं तो आपको करना पड़ता है एक काम, और वो काम ये है कि आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना पड़ता है ना। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो है आपको लिखना पड़ता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण आपको ऐसे भी याद होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो फोटोसिंथेसिस का ये इक्वेशन होता है, यहां पर देख लो। इसमें जल के 12 अणु भाग लेते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणु के भाग लेते हैं। ये दोनों आपके कहे जाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए कच्चा पदार्थ, है ना। ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये कच्चा पदार्थ है फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट चाहिए भाई, सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल का काम होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। उसके बाद यहां पर बनता है ग्लूकोज का एक अणु।
उसके बाद 6 ऑक्सीजन के अणु बनते हैं और 6 बनते हैं जल के अणु। जो मुख्य उत्पाद है इसमें बनता है शर्करा यानी कि ग्लूकोज, ये मुख्य उत्पाद है ना, ये मुख्य उत्पाद है। और सह उत्पाद के रूप में यहाँ पर ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। ये दोनों आपके सह उत्पाद है, बिन बुलाए मेहमान है। हमें तो बनाना था ये ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है मुख्य उत्पाद है। हमसे पूछा है कि जल के कितने अणु भाग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु भाग लेते हैं। तो जल के अणु देख लो यहाँ पर 12 भाग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु भाग लेते हैं। तो 12 और 6 हमारा आंसर हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, देखो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंब। पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जहां जहां आभासी दिख रहा है उसको तो पहले ही आप उड़ा दो। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, अब चाहे वो बड़ा भी हो जाए चाहे छोटा भी हो जाए, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब केवल वास्तविक प्रतिबिंब से है, उसके साइज से नहीं है। तो हमारा आंसर ए और बी वाला हो जाएगा, यानी ए और बी जिस विकल्प में होगा, यानी कि 3 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। केवल वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है दोस्त, आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आपको उल्टा मिलेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आपको उल्टा मिलेगा, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा आपको सीधा मिलेगा। उसके बाद जो उत्तल दर्पण है, उसके बाद जो अवतल लेंस है, यहां ध्यान दीजिएगा, दर्पण में उत्तल है, लेंस में अवतल है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। रट लो अच्छे से, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और साथ में यहाँ पर छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आर्टिफिशियल नहीं होगा दोस्त, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स होता है HIV के कारण, है ना, HIV के कारण। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये जो HIV है, ये जो HIV है, HIV ये है आपका रेट्रोवायरस। कौन सा वायरस है दोस्त? रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के पास खासियत होता है, कौन सा खासियत होता है कि ये अपने RNA को DNA में कन्वर्ट कर लेता है। कैसे कर लेता है? क्योंकि इसके पास एंजाइम होता है, उस एंजाइम को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखो, ट्रांसक्रिप्शन होता है DNA से RNA का बनना, यहाँ पर RNA से DNA बन रहा है, मतलब रिवर्स हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराने वाले एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। ये होता है रेट्रोवायरस के अंदर। और ये जो HIV होता है, ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। एड्स का जो केस है सबसे पहली बार 1986 में अमेरिका के अंदर देखा गया था और भारत के अंदर देखा गया था एड्स का पहला केस 1986 में चेन्नई के अंदर। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निपतन को रोकता है? निपतन का मतलब होता है कोलैप्स कर जाना, है ना, कोलैप्स कर जाना। तो इस कोलैप्स को रोकता है श्वसन तंत्र का कौन सा भाग? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उपास्थि वलय, कार्टिलेज रिंग, है ना, कार्टिलेज रिंग। बोन, कार्टिलेज, अस्थि, उपास्थि, ये हमारे कंकाल तंत्र के हिस्से हैं। यहां पर देखो आपको ना विंड पाइप दिखाया गया है, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं। ये विंड पाइप आपको दिखाया गया है। यहां पर देखो तो आपको रिंग जैसी जो है कुछ संरचनाएं दिखाई गई है। ये रिंग कंप्लीट नहीं होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है ना, ऐसी रिंग होती है, ये ऐसी रिंग होती है, कंप्लीट सर्कल नहीं होती है। तो ये जो है आपको रिंग यहां पर दिखाया गया है। इसी रिंग को ना कार्टिलेज रिंग कहते हैं, क्योंकि ये कार्टिलेज का बना होता है, अस्थि का बना हुआ नहीं होता है, हड्डी का बना हुआ नहीं होता है। ये बना होता है उपास्थि का। उपास्थि जो है हड्डी से थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो ये जो श्वास नली है, ये श्वास नली है, इसी को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, इसी को हम लोग ट्रैकिया भी कहते हैं।
इसमें उपास्थि के वलय होते हैं जो वायु मार्ग के निपतन को रोकता है, यानी कोलैप्स करने से, इसको धंसने से, है ना, ऐसे धंसने से जो है ये रिंग रोकने का काम करता है। अच्छा, जो ह्यूमन है इसके अंदर पसलियां कितनी है, तो 24 पसलियां हैं, यानी कि 12 जोड़ी पसलियां होती है। और ये पसलियां जो है बाहरी आघात से बचाती है हमारे हृदय और फेफड़ों दोनों को, हमारे लंग्स एंड हार्ट दोनों को जो है बाहरी आघात से बचाने का काम करती है पसलियां। 12 जोड़ी पसलियां होती है, संख्या में 24। मेरुदंड को हम लोग रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं या स्पाइन भी कहते हैं। और ये जो मेरुदंड होता है या फिर रीढ़ की जो हड्डी होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड को जिसे हम लोग मेरुरज्जु भी कहते हैं, उसको बाहरी आघात से बचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप को निरूपण करता है? ओम का नियम बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, V = I × में R, यहां से होता है V/I = R। ये आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, तो यहां से हमारा B आंसर हो जाएगा, है ना, B आंसर हो जाएगा। ओम का नियम क्या कहता है आपको रटा होना चाहिए, है ना। ओम का नियम क्या कहता है ये आपको याद होना चाहिए। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु ताप समान रहना चाहिए। तार का जो ताप है वो समान रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये एक तार है, ये एक तार है, इस तार का प्रतिरोध मान लीजिए कि R है और इसके सिरों के बीच में विभवांतर जो है ये V है। देखिए विभवांतर डेल्टा V होता है, लेकिन हम लोग इसको V से ही डिनोट करते हैं। और हमने क्या कर दिया, इसको बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया। जब बैटरी से कनेक्ट किया तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट जो है मान लीजिए कि I फ्लो कर रहा है और ये तार का प्रतिरोध R है, सिरों के बीच में विभवांतर V है। ओम का नियम ये कहता है कि अगर हम तार का ताप ना बदले, समान रखें, चेंज ना करें, तो ओम का नियम ये कहता है कि सिरों के बीच में जो विभवांतर है और जो धारा प्रवाहित हम कर रहे हैं वो क्या है कि समानुपाती होते हैं। ये ओम का नियम कहता है कि विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच में विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती है। ये जो I यहाँ से निकला है यही इसमें प्रवाहित हो रहा है ना, यही तो इसमें भी प्रवाहित हो रहा है ऐसे, परंतु ताप जो है समान रहना चाहिए। तो V सीधा समानुपाती है I के। यहां से अगर हम इस समानुपातिक चिन्ह को हटाएंगे तो एक जो है स्थिरांक आता है, वो स्थिरांक R होता है ना, ये R होता है और इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं और V/I बराबर हमारा R हो जाता है। यानी ओम का नियम ये कहता है कि V और I का जो रेशियो है ये हमेशा आपको नियत मिलेगा, हमेशा आपको नियत मिलेगा और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अगर आप तापमान बदल दोगे ना तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक टेम्परेचर रखा, VI का रेशियो आपने निकाला, फिर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तब VI का रेशियो निकाला, तब आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा, तब चेंज मिलेगा आपको, तब ये R बदल जाएगा क्योंकि आपने तापमान को बदल दिया है। अगर आप तापमान नहीं बदलते हैं, वैसे केस में आप जिस फैक्टर से, जितने से आप V को चेंज करोगे ऑटोमेटिक I उतने से चेंज हो जाएगा, या फिर जितने से I चेंज करोगे V भी उसी के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट हो जाएगा। ये रेशियो आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन तब तक जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तब तक ही। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। ये ध्यान रखिएगा कि जो विद्युत प्रतिरोध है, ये जो विद्युत प्रतिरोध है, ये जो R है, ये डिपेंड करता है चालक की लंबाई पे, चालक की मोटाई पे और किस पदार्थ से बना हुआ है। कॉपर से बना हुआ है, एल्यूमिनियम से बना हुआ है, लोहे से बना हुआ है, चांदी से बना हुआ है, सोने से बना हुआ है। इस पदार्थ पर जो है, पदार्थ की प्रकृति पर जो है डिपेंड करता है। साथ में टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर तो भाई ओम के नियम में परिभाषा ही है कि तापमान समान रखना है, टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये R चेंज हो जाएगा। और विद्युत प्रतिरोध का जो SI मात्रक है वो ओम होता है। यहीं से आप निकाल सकते हो V/I बराबर R होता है। V के लिए वोल्ट आएगा और I के लिए एम्पियर आएगा। तो वोल्ट पर एम्पियर है, इसी को हम लोग ओम कहते हैं। ओम का सिंबल ये होता है ना, ये है आपका ओमेगा। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? ये दिखाई देती है
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है प्रकाश का छितरा जाना, है ना। प्रकाश का छितरा जाना, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है और माध्यम में जो छोटे छोटे आपके कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स हो सकते हैं, उनसे टकराने के बाद प्रकाश जो है फैल जाता है, छितरा जाता है अलग अलग दिशाओं में, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये प्रकाश का मार्ग जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव, है ना। ये टिंडल प्रभाव है। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है कि माध्यम में प्रकाश का मार्ग दिख जाना। तो ये जो प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये टिंडल प्रभाव क्यों हो रहा है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हो रहा है। जो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनसे प्रकाश जो है टकरा करके फैल जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होने वाली भौतिक घटनाएं कौन कौन सी हैं, ये याद रखिए। इतने से ही आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। टिंडल प्रभाव, ये टिंडल प्रभाव है। माध्यम में प्रकाश का दिख जाना, माध्यम में प्रकाश का मार्ग दिख जाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। स्वच्छ आकाश का रंग जो नीला दिखाई पड़ता है, वो टिंडल प्रभाव के कारण दिखाई पड़ता है। बादलों का सफेद दिखाई देना टिंडल प्रभाव के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है आपको रक्ताभ प्रतीत होता है, रेड रेड दिखाई देता है, यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और गहरे समुद्र में पानी का रंग का नीला दिखना, यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। यहीं से आपके एग्जाम में 2022 में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। श्वसन के इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखो, जब श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं, है ना। वायवीय श्वसन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए, है ना, ऑक्सीजन चाहिए। तो आइए इस चार्ट की मदद से हम लोग समझते हैं कि रेस्पिरेशन में, श्वसन में क्या सब होता है। सबसे पहले तो देखो, जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो उसका पाचन होता है, वहां से आपको ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु होता है। वो ग्लूकोज जब कोशिका में पहुंचता है ना, ये साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म है। और यहां पर मैं क्या करता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया बना देता हूं, है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये पूरा ये साइटोप्लाज्म है। तो ग्लूकोज जो है ये पहुंचता है ये इस साइटोप्लाज्म में। तो इस साइटोप्लाज्म में इस ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, यानी ग्लूकोज जो है टूट जाता है। टूट जाता है किसमें? पायरुविक एसिड में। पायरुवेट बोल दो या फिर पायरुविक एसिड बोल दो। यहाँ पर ना 2 पायरुविक एसिड बनता है, 2 पायरुविक एसिड बनता है। एक पायरुविक एसिड के अंदर आपको 3 कार्बन मिलेगा। तो पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट जो है 3 कार्बन वाला अणु है, और थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर ना ऑक्सीजन नहीं चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। यानी ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में टूटना, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। उसके बाद देखिए, मान लीजिए कि खमीर की कोशिका है। ये जो कोशिका है, मान लो कि खमीर की कोशिका है, ईस्ट सेल है। तो ईस्ट सेल में क्या होता है कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड जो इसके अंदर अब पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड अगर ये ईस्ट सेल है, अगर ये ईस्ट सेल है तो ये पायरुविक एसिड टूट जाएगा एथेनॉल में। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, ये आपका एथेनॉल का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो 2 कार्बन वाला अणु है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद यहाँ पर ऊर्जा जो है थोड़ी बहुत मात्रा में जो है मुक्त होती है। मान लीजिए कि ये जो सेल है ये हमारी पेशी की कोशिका है। इससे पहले हम लोगों ने ईस्ट की कोशिका माना इसे। मान लीजिए कि पेशी की कोशिका है। अगर पेशी की कोशिका है तो पेशी में ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो यही पायरुविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। ये भी 3 कार्बन वाला अणु है। जैसे कि पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला है, ऐसे ही यहाँ भी ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन थोड़ी बहुत। ये दोनों जो घटनाएं हैं ये साइटोप्लाज्म में ही घटती है, साइटोप्लाज्म में ही घटती है। और यहाँ पर देखो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये स्टेप भी अवायवीय है, ये स्टेप भी अवायवीय है, यानी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये स्टेप भी अवायवीय है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर भी लगभग नहीं होती है। अब मान लीजिए कि ये जो पायरुविक एसिड है ये पहुंच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, नॉर्मल सेल में। पेशी कोशिका के अलावा जो नॉर्मल सेल है, मान लीजिए कि वो सेल है, ये नॉर्मल सेल है। ये पायरुविक एसिड जो है ये पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचने के बाद देखो क्या होगा,
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के मात्रा में ये पायरुविक एसिड जो है ये टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। 36 ATP बोल सकते हो या फिर हो सकता है 38 ATP आपके एग्जाम में आ जाए, इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना, इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। बाकी हर जगह जो है यहाँ पर 2 ATP ऐसे ऊर्जा मुक्त होती है, यहाँ पर 36 ATP या फिर हो सकता है 38 ATP आपके एग्जाम में आ जाए। तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, बिजली घर कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो पूछा है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है किस वाले में, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, पायरुवेट के CO2 H2 और ऊर्जा में रूपांतरण, ये वाला। ग्लूकोज के पायरुवेट में रूपांतरण, ग्लूकोज का पायरुवेट में रूपांतरण, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। पायरुवेट के CO2 में रूपांतरण नहीं चाहिए भाई, पायरुवेट के एथेनॉल में रूपांतरण नहीं चाहिए, केवल चाहिए सी वाले में। तो श्वसन में कुछ वायवीय प्रक्रिया भी होती है, कुछ अवायवीय प्रक्रिया भी होती है। जो अवायवीय प्रक्रिया है ये कोशिका द्रव में होता है, ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना या फिर पायरुविक अम्ल में टूटना। जो वायवीय प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, उसमें क्या होता है भाई, पायरुवेट जो है ये टूटता है CO2 H2O में, ये तो हमारा सह उत्पाद होता है। मेन तो हमें ऊर्जा चाहिए होती है, जो कि ऊर्जा हमें मिल जाती है 36 या फिर 38 ATP, आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है कोशिका का। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, ये लवक आपको केवल प्लांट सेल में ही मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जो है ये दोनों ही काफी यूनिक अंग है ना, यूनिक जो है कोशिकांग है। क्यों यूनिक है? क्योंकि इनके पास खुद का DNA होता है, तो खुद का DNA होता है और खुद का राइबोसोम होता है। खुद का DNA, खुद का राइबोसोम होने के कारण ये दोनों जो है बहुत सारे प्रोटीन जो है वो खुद से बना लेते हैं, न्यूक्लियस पर डिपेंड इनको नहीं करना पड़ता है, ये खुद से बना लेते हैं, है ना। DNA से RNA mRNA बनता है, mRNA के पास पूरा इंफॉर्मेशन होता है कि प्रोटीन कैसा चाहिए और वही प्रोटीन राइबोसोम बना करके दे देता है। तो भाई हमारे पास DNA भी है और राइबोसोम भी है, तो हमें न्यूक्लियस की क्या आवश्यकता है? हालांकि न्यूक्लियस की आवश्यकता है, लेकिन बहुत सारा प्रोटीन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया और लवक खुद से बना लेते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है। बाकी सारे अंगों के पास ऐसा खासियत नहीं है। बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया गया है, यानी कि जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो कम किया गया है, और जो लंबाई है ना, जो लंबाई है उसको बढ़ाया गया है। तो देखो जो प्रतिरोध होता है, किसी भी तार का प्रतिरोध जो होता है वो होता है R = ρL/A, ठीक है। जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसका प्रतिरोध उच्च होता है ना। बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका प्रतिरोध जो होता है वो उच्च होता है, वो हाई होता है फिलामेंट के केस में, बल्ब के फिलामेंट के केस में। अब इसको अगर आपको हाई करना है, ये आप कब कर पाओगे? अगर इसको आपको हाई करना है तो ये आप तब कर पाओगे जब आप इस लेंथ को बढ़ाओगे और इस एरिया को कम करोगे, है ना। क्योंकि जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब तार की मोटाई मान लो, और लेंथ के जो है सीधा समानुपाती है। तो लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, मोटाई कम करोगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसीलिए बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसे अत्यंत पतला बनाया जाता है, मोटाई कम किया जाता है, लंबाई बढ़ाया जाता है उच्च प्रतिरोध के कारण। जो बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन का जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है वो W होता है। इसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस एज पर NCERT। देखिए जितने भी आपके धातु होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो गलनांक होता है वो टंगस्टन का ही होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कम गलनांक होता है मरकरी धातु का। तार की लंबाई अधिक और मोटाई कम होने से तार का प्रतिरोध उच्च हो जाएगा, जो हम लोगों ने यहाँ पर समझा। अगर तार का प्रतिरोध उच्च हो जाता है भाई तो क्या होगा? तो होगा ये कि ऊष्मा भी ज्यादा उत्सर्जित होगी और प्रकाश भी ज्यादा उत्पन्न होगा। तो बल्ब के फिलामेंट से हमें यही चाहिए होता है, हमें तो चाहिए होता है कि प्रकाश ज्यादा मिले, लेकिन हमें ऐसा करने पर ऊष्मा भी जो है वो ज्यादा ही मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है ऊष्मा। रासायनिक दृष्टि से जो आपका ये बल्ब होता है उसके अंदर जो है इनर्ट गैस भरी होती है, आर्गन, या फिर इसमें नाइट्रोजन गैस भी भरी जा सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन भी यूजुअली रिएक्ट करता नहीं है नॉर्मल टेम्परेचर पर, इवन हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से रिएक्ट नहीं करता है।
लेकिन जो इनर्ट गैस है वो आपके हैं हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये आपके इनर्ट गैस कहे जाते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व डैश है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व जो है वो डैश है। पहला तत्व तो है हाइड्रोजन और अंतिम तत्व है थोरियम, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम तत्व है थोरियम। जॉन न्यूलैंड नाम के अंग्रेज वैज्ञानिक थे। बात है 1866 की। तो इनके टाइम में 56 तत्व जो थे वो ज्ञात थे। तो इन्होंने क्या किया, तत्वों को जो है उनके परमाणु द्रव्यमान के, याद रखिएगा, तत्वों को जो है उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। यानी कम परमाणु द्रव्यमान, फिर उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा, इस प्रकार से जो है आरोही क्रम में इन्होंने क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। किसके आरोही क्रम में? परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इन्होंने व्यवस्थित कर दिया। और उन्होंने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन से, सबसे हल्का तत्व, और अंत किया थोरियम पे। एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। जॉन न्यूलैंड अंग्रेज वैज्ञानिक थे। 1866 में उन्होंने क्या किया, जो उस समय ज्ञात 56 तत्व थे उनको इन्होंने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। किसके आरोही क्रम में व्यवस्थित किया? परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। स्टार्ट किया था हाइड्रोजन से, खत्म किया उन्होंने थोरियम पे। ऐसा करने पर उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म जो है पहले तत्व के समान होता है। उन्होंने इसकी तुलना किससे की? संगीत के अष्टक से की। संगीत के अष्टक कौन से होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। देखो, सा से आप स्टार्ट करोगे तो सा जो है पहला है और 8वें नंबर पर फिर से सा आ जाएगा। करके देखो आप, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो सा से आपने स्टार्ट किया और 8वें स्टेप पर वापस से सा आ गया। तो इसी प्रकार से इन्होंने ऐसा कहा कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है वो पहले तत्व के समान होता है, और इसीलिए इन्होंने इसे जो है अष्टक सिद्धांत कहा। अष्टक सिद्धांत कहा, जिसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। तो सी हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह? तो ये है जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक जो होते हैं आपके वो प्रमुख अपघटक होते हैं नेचर में। जीवाणु और कवक जो होते हैं ये क्या करते हैं? सड़े गले या मृत पदार्थों का अपघटन कर उसे नष्ट करते हैं, इसीलिए इसे अपघटक कहा जाता है। और इसे जो है, इन दोनों को जो है प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। कोई जीव है मान लीजिए, है ना, कोई चूहा है मान लो, मर गया। अब उस चूहे के ऊपर जो है ये जीवाणु और कवक जो है अपना क्या करेंगे? भोजन पान करेंगे, उनका अपघटन करेंगे। अपघटन कर करके उसको तहस नहस करके मिट्टी में मिला देंगे। तो हो गया ना प्रकृति का सफाई कर्मी। चूहे को वहां से नष्ट कर दिया कवक और जीवाणु ने मिल करके। लाइकन को वायु प्रदूषण का एक अच्छा सूचक माना जाता है, क्योंकि जो लाइकन होते हैं उन स्थानों पर नहीं उगते हैं जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। और लाइकन कोई एक जीव नहीं है, लाइकन जो है 2 जीवों का समूह है। लाइकन जो है ये कवक और शैवाल के बीच में सहजीवी संबंध है। कवक जो है हाँ, लाइकन को जो है शेल्टर देता है, आवास देता है रहने के लिए, और मिट्टी से जो है खनिज लवण अवशोषित करके शैवाल को देता है। बदले में शैवाल फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है और अपने दोस्त कवक को भी खिलाता है। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। जिप्सम को हीट किया जाता है और एक रासायनिक यौगिक जो है एक्स तैयार किया जाता है। ये जो एक्स रासायनिक यौगिक है सफेद चूर्ण है, और इसका उपयोग जो है अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है? यौगिक एक्स क्या है ये आपको बताना है। ये जो यौगिक है दोस्त मेरे वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट में पीओपी होता है, पीओपी बोलते हैं शॉर्ट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को आप जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। राइट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये जो आपका पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद चूर्ण होता है। इस सफेद चूर्ण में आप जल मिलाओगे तो पुनः यह जिप्सम बनकर जो है ये कठोर हो जाता है, कठोर ठोस हो जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट।
कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, माफ करिएगा, ये तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो गया, ये तो पीओपी हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, है ना। इसका सूत्र है ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इसी में हाफ के स्थान पर ना आप 2 लगा दो तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट हो जाएगा। जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिक के आवेश डैश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश। वाह क्या सवाल है ना, मजेदार सवाल है। जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिक के आवेश डैश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश। लिथियम से फ्लोरीन तक तो सबसे पहले आप तत्व लिखो जो आपको याद होने चाहिए, ली बे बकनो फने, ली बे बक नो फने, फने यहां पर नियोन आएगा लेकिन हमें फ्लोरीन तक ही जाना है। ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये बाकी जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो जब आप लिथियम से फ्लोरीन तक जाएंगे तो क्या सब होगा, लिथियम से जब आप फ्लोरीन तक जाएंगे तो नो डाउट एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, 3, 4, इसका 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक इंक्रीज कर जाएगा। नाभिकीय आवेश क्या होगा, नाभिकीय आवेश यानी कि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर भाई कौन से चार्ज होते हैं, आपके प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जैसे जैसे आप लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हो, क्या कोषों की संख्या बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, कोषों की संख्या नहीं बढ़ती है। आपके ये जितने सारे एलिमेंट्स हैं सब में 2 ही कोष हैं, सब में 2 ही कोष हैं, है ना। ये मान लीजिए कि नाभिक है, ये मान लीजिए कि के कोष है, और ये मान लो कि एल कोष है, ये के कोष है, ये एल कोष है, तो 2 ही कोष है। लिथियम में भी 2 कोष है और फ्लोरीन में भी 2 ही कोष है। तो लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक 2 ही शेल हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, क्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, बिल्कुल। लिथियम में नाभिक के पास 3 प्रोटॉन है ना, जबकि फ्लोरीन के पास नाभिक में 9 प्रोटॉन है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है ना, जैसे हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, नाभिक में चार्ज बढ़ रहा है, कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है। तो यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, ऊपर की ओर तीर, यानी कि बढ़ रहा है। तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश। अच्छा, पहले यहां पर 3 प्रोटॉन है नाभिक के अंदर, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और कोषों की संख्या तो बढ़ नहीं रही है। तो जैसे से नाभिक में चार्ज जो है, जैसे से नाभिक में चार्ज जो है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, क्या नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल है ये नहीं बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बात की जा रही है। नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल भी बढ़ेगा, ठीक। नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर आकर्षण बल बढ़ने लग जाए तो ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि जो परमाणु है थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा सिकुड़ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो परमाणु त्रिज्या है वो घट जाएगी। समझे आप। तो बढ़ता है, घटती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। रीजन मैंने आपको समझा ही दिया, यहां पर मैंने लिख भी दिया है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ये आवर्त है, आवर्त में बाएं से दाएं गए हैं हम लोग। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या घटेगी। कशेरुकियों की यकृत कोशिका में SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले तो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। कशेरुकीय यानी कि वर्टिब्रेट्स में जिनमें बैकबोन होता है उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। उनकी यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम तो लिपिड का संश्लेषण भी है, लिपिड बनाने में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन यहाँ पर हमें एक विकल्प ये भी दिख रहा है, औषधियों और विषों का निराविषीकरण, यानी जो औषधि हम लोग लेते हैं या फिर कोई भी अगर टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी के अंदर जो है उसको नलीफाई करना, उसको नष्ट करना जो है ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम
करती है, खास करके यकृत कोशिका में। क्योंकि यहाँ पर यकृत कोशिका दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर सी के साथ जाएंगे। अदरवाइज जो लिपिड संश्लेषण है ना, ये भी जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देख लो, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है। दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में SER कहा जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं चिपके होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है। और जो एक और है उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, शॉर्ट में RER बोलते हैं। देखो, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनमें ना राइबोसोम्स के दाने चिपके हुए हैं। ये जो आपके राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, इसलिए ये खुरदरी खुरदरी नजर आती है, तो इसे हम लोग खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक पे है ही नहीं, स्मूथ चिकनी दिखती है, तो इसे हम लोग चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन बनाना इनका मुख्य काम है। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण, क्योंकि इनके पास राइबोसोम है। क्योंकि इनके पास राइबोसोम है और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, तो हम बोल सकते हैं कि RER का काम भी प्रोटीन बनाना है, क्योंकि राइबोसोम इनके साथ चिपके हुए हैं। राइबोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ तो चिपके नहीं है, तो इनका काम प्रोटीन बनाना नहीं है, इनका लिपिड संश्लेषण में जो है मुख्य योगदान होता है। तो इस पे राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। यह वसा या फिर लिपिड बनाने का मुख्य स्थल है और यकृत कोशिकाओं में विष तथा दवा को निरावशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होगा? दो क्रमागत यानी कि दो लगातार समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होगा? सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, समजातीय श्रेणी कहते हैं। यौगिक की ऐसी श्रृंखला है ना, ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ये याद रखिएगा कि एक ही प्रकार का जो है वो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तभी जाकर के हम लोग समजातीय श्रेणी कहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक श्रृंखला है, किसी में जो एल्कोहल है वो हाइड्रोजन को हटा रहा है, किसी में कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी में भाई एल्डिहाइड हटा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। एक ही प्रकार के होने चाहिए। यहाँ पर आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं एल्कोहल फैमिली की, बात कर लेते हैं। एल्कोहल फैमिली का जो पहला मेंबर होता है वो होता है आपका CH3OH। एल्कोहल फैमिली का जो दूसरा मेंबर होता है वो होता है CH3CH2OH। जो तीसरा मेंबर होता है वो होता है CH2CH2CH2OH। जो चौथा होता है वो होता है CH3CH2CH2CH2OH। इसमें आप ध्यान से देखो तो जो कार्बन श्रृंखला आपको दिखाई गई है सारे के केस में, है ना, सारे के केस में जो कार्बन श्रृंखला आपको दिखाई गई है उन सारे में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन कर रहा है? उन सारे में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन कर रहा है? ये अल्कोहल OH, ये OH, ये OH, ये OH। सारे में देखो ना, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया गया है अल्कोहल से, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया गया अल्कोहल से, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया गया अल्कोहल से, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया गया अल्कोहल से। तो एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ जो परिभाषा दी गई है इसमें आप एक एक लाइन को समझिए ताकि ये चीज आपको अच्छे से याद हो जाए। यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को देखो, जहां जहां OH है ना वहां पहले हाइड्रोजन था। जहां जहां OH आपको दिखाया जा रहा है वहां पहले हाइड्रोजन था। जैसे CH3 और यहाँ पर OH है ना, तो ये पहले ऐसे था CH3 ये पहले आपका इथेन था, है ना, इथेन, सॉरी माफ करिएगा, ये इथेन था। ये जो है ना ये मिथेन था। ये पहले CH4 था, है ना, CH4 था। यहाँ से एक हाइड्रोजन उड़ा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन गायब कर दिया, OH लगा दिया। तो यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है,
तो एक ही प्रकार का सारे के सारे में देखो तो एल्कोहल है, सारे के सारे में देखो तो OH जो है फंक्शनल ग्रुप है जो हर कार्बन श्रृंखला में जो है प्रतिस्थापित कर रहा है हाइड्रोजन को। तो इस श्रेणी को हम लोग क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। एकदम से कंठस्थ कर लो, याद कर लो, यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। उसके बाद देखिए, दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच, कहने का मतलब क्या हुआ, दो लगातार समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में 12 का अंतर होता है। ये गलत हो गया, यहाँ पर 12 नहीं होता है, 14 का अंतर होता है। इसको काट दो, 14 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, 14 का अंतर होता है। और अणु सूत्र में जो है CH2 का अंतर होता है। दो लगातार सदस्य उठाना है, कोई भी दो लगातार सदस्य उठा सकते हो। अगर आप इन दोनों को उठाते हो, इन दोनों को उठाते हो, है ना, इन दोनों को उठाते हो तो देखो CH2 का अंतर है। इन दोनों को उठाते हो तो देखो CH2 का अंतर है ना। इन दोनों को उठाते हो तो देखो यहाँ भी CH2 का अंतर है। सारे में देखो तो CH2 बढ़ता गया है। और ये जो CH2 है, ये जो CH2 है, इसका अगर आप द्रव्यमान निकाले तो कार्बन का 12 हो जाता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो दो लगातार सदस्य उठाना, ऐसा नहीं करना है कि हम ये उठा लेंगे दूसरे नंबर वाला और उसके बाद फिर यहाँ पर ये चौथे नंबर वाला उठा लेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। तो समजातीय श्रेणी का अगर आप दो लगातार सदस्य उठाते हो तो जो फॉर्मूला मिलेगा आपको उसमें CH2 का अंतर मिलेगा और जो द्रव्यमान मिलेगा अंतर वो 14 का मिलेगा। किसी भी समजातीय श्रेणी में अणु द्रव्यमान बढ़ने पर यौगिक का क्वथनांक और गलनांक बढ़ता है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हम जैसे से नीचे आएंगे क्वथनांक गलनांक भी बढ़ता जाएगा, है ना। हम ऊपर से नीचे आएंगे क्वथनांक भी बढ़ रहा होगा, गलनांक भी बढ़ रहा होगा। यानी इसका जो क्वथनांक गलनांक है इससे ज्यादा होगा, इसका जो क्वथनांक गलनांक है ऊपर के दोनों से ज्यादा होगा, इस प्रकार से। आई होप आपको ये सब पूरा समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, ये सही है। फ्यूज को विद्युन्मय तार से जोड़ा जाता है, लाइव वायर से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, उच्च हो जाएगा तो गलेगा कैसे भाई। 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 और 2 किसमें है, सी में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज जो तार होता है, ये जो आप अंदर में फ्यूज का तार देख रहे हो, है ना, ये बना होता है लेड और टिन के मिक्सचर से, यानी लेड और टिन की ये मिश्र धातु है। फ्यूज तार का प्रतिरोध जो है वो उच्च होता है, प्रतिरोध उच्च होता है लेकिन गलनांक कम होता है। यहाँ पर गलनांक उच्च दे रखा था, प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक कम होता है। और फ्यूज को युक्ति से, फ्यूज को तो हम लोग, आपके पास अगर कोई उपकरण है उसके साथ भी लगाते हो ना, ताकि उपकरण उड़ने से पहले भाई फ्यूज उड़ जाए। तो फ्यूज को युक्ति से या फिर जो विद्युन्मय तार होता है उसके साथ हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं, राइट, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, पैरेलल में नहीं लगाते हैं, समानांतर में नहीं लगाते हैं। और ये जो फ्यूज है ये जूल के तापीय नियम पर या फिर विद्युत धारा के ऊष्मीय नियम पर कार्य करता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय नियम जो कहता है H = I²RT। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य है। मुख्य अक्ष के बारे में बताना है, मुख्य अक्ष के बारे में, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में बताना है। यह दर्पण पर अभिलंब होता है, बिल्कुल सही है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, क्या ये सही है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है, नहीं। आपतन बिंदु मुख्य अक्ष पर तभी होगा जब प्रकाश किरण जो है ध्रुव पर जाकर के आपतित हो, तो हमेशा कहना गलत हो जाएगा। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, बिल्कुल मुख्य अक्ष पर ही स्थित होता है। देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। यहाँ पर देखो गोलीय दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ये यहाँ पर देखो ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। यहाँ पर ये ध्रुव है, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है। इससे जो रेखा गुजरती है इसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये जो रेखा आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई गई है यही मुख्य अक्ष है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष है। ये जो मुख्य अक्ष होती है ये दर्पण पर अभिलंब होती है, 90 डिग्री के एंगल पर होती है भाई, 90 डिग्री के एंगल पर होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये भी सही है। यहाँ पर देखो ये मुख्य फोकस है, ये मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस जो है मुख्य अक्ष पर स्थित होती है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो आपतन बिंदु मुख्य अक्ष पर कैसे हो सकता है। मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे आती है तो आपतन बिंदु तो यहाँ पर है, मुख्य अक्ष पर थोड़ी ना है। हाँ, प्रकाश किरण अगर ऐसे आती है ध्रुव पर तो बोल सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव पर भी है और मुख्य अक्ष पर भी है।
तो हमेशा कहना ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा वो होगा जिसमें 1 और 3 होगा, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। क्या चुनना था? सत्य चुनना था ना, सही है। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, यदि एक आपतित किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होगा। देखिए, यदि आपतित प्रकाश किरण जो है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण जो है वो 0 डिग्री होता है। क्यों 0 डिग्री होता है? जैसे मान लीजिए कि ये गोलीय दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये है वक्रता केंद्र। तो देखिए, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो किरण होती है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो किरण होती है, वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर जो किरण आपतित होती है वो 90 डिग्री के एंगल पर होती है, वो 90 डिग्री के एंगल पर होती है। और ये चीज आपने पढ़ा होगा कि अगर 90 डिग्री के एंगल पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो उसी रास्ते लौट जाती है। यानी जो रास्ता आपतित किरण के लिए है वही रास्ता परावर्तित किरण के लिए है। तो एंगल कितना? 0 डिग्री। एंगल कितना? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। क्लोर अल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और डैश होते हैं। क्लोर अल्कली प्रक्रिया में आपको क्लोरीन मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लोर अल्कली प्रक्रिया में क्या होता है कि ये जो ब्राइन होता है, ये ब्राइन क्या है? ये ब्राइन है सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल, सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल, सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल, नमक पानी का जलीय घोल है ये। इसका ना वैद्युत अपघटन करवाया जाता है, वैद्युत अपघटन करवाया जाता है। जब इसका वैद्युत अपघटन करवाया जाता है तो क्लोरीन गैस जो है मुक्त होती है एनोड पर, क्लोरीन गैस जो है मुक्त होती है एनोड पर, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है कैथोड पर, और इसी कैथोड के निकट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। क्लोरीन गैस मुक्त होती है एनोड पर, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है कैथोड पर, और कैथोड के निकट ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसी को कहा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया या फिर क्लोर अल्कली प्रोसेस, है ना, क्लोर अल्कली प्रोसेस या फिर क्लोर क्षार प्रक्रिया। ये जो क्लोर नाम में आया है ये क्लोरीन के कारण आया है, और ये जो क्षार नाम में आया है, अल्कली नाम में आया है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण आया है। क्योंकि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये प्रबल क्षार है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन जिसे ब्राइन कहा जाता है, वहां से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन में। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन होता है जिससे क्लोर आया है नाम में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है तो इससे क्षार आया है। क्लोरीन गैस मैंने आपसे कहा एनोड पर मुक्त होती है, जबकि हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है, और कैथोड के निकट ही हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है ना, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका पीएच याद रखिए 14 होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है ये, 14 पीएच होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है डैश कहलाती है। भूमि पर जल है तो धीरे धीरे रिस करके जो है वो जमीन के भीतर चला जाता है। इस प्रक्रिया को अंतःस्यंदन कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। जमीन का पानी धीरे धीरे रिस कर जमीन के भीतर चला जाता है तो इसे हम लोग इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे बारिश होती है, बारिश का पानी जो है इकट्ठा हो जाता है, फिर धीरे धीरे रिस करके जमीन में चला जाता है। बहुत सारा का वाष्पीकरण भी हो जाता है, लेकिन कुछ रिस कर जमीन में चला जाता है तो इसे हम लोग इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? देखिए, जो धारा की दिशा को उलट देना उसे कहा जाता है दिक् परिवर्तक, ना, दिक् परिवर्तक इंग्लिश में कम्यूटेटर कहते हैं। और विद्युत मोटर में जो विभक्त वलय होता है, स्प्लिट रिंग होता है, ये कम्यूटेटर का काम करता है, दिक् परिवर्तक का काम करता है। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, उलट देती है, उसे हम लोग दिक् परिवर्तक कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं। और विद्युत मोटर में जो कम्यूटेटर है वो विभक्त वलय है, स्प्लिट रिंग है। यहाँ पर देखो ना, ये रिंग जो आपको दिखाया गया है ये स्प्लिट है, यानी कि ऐसे है।
ऐसे है, कंप्लीट रिंग नहीं है ना, बीच से स्प्लिट है। तो इसी का काम होता है धारा को उत्क्रमित करना, है ना, धारा को जो है, धारा की दिशा को जो है उलट देना। कुंडली और सॉफ्ट आयरन कोर ये दोनों मिलकर के जो है आर्मेचर बनाते हैं, आर्मेचर बनाते हैं। कुंडली जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है उस पर कुंडली को लपेटी गई होती है। यहाँ पर सिंपल सा डायग्राम आपको दिखाया गया है, बस एक कुंडली आपको दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उस पर जो है कुंडली जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है लपेटी गई होती है। तो कुंडली और सॉफ्ट आयरन कोर ये मिल करके जो है कहलाते हैं आर्मेचर, विद्युत मोटर में आर्मेचर कहलाते हैं। एक धारावाही परिनालिका, परिनालिका किसे कहते हैं? देखो आप घरों में तार इस्तेमाल करते हो, तार इस्तेमाल करते हो ना, जिसके ऊपर पीवीसी की कवर होती है, उस तार को जो है आप ऐसे लपेट दो, स्प्रिंग के जैसे ऐसे लपेट दो। यस, ऐसे लपेट दो। ये परिनालिका है, सोलेनॉइड है। ये क्या है? सोलेनॉइड। ये परिनालिका, ये नंगा वायर नहीं है, ये नंगा वायर नहीं है। जो कॉपर वायर होता है, नंगा वायर, ये नंगा कॉपर या फिर नंगा एल्यूमिनियम वायर नहीं है। जो आप घर में तार इस्तेमाल करते हो, जिसको आप हाथों से पकड़ भी सकते हो, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है लेकिन फिर भी आपने हाथ से पकड़ लिया, क्योंकि उसके ऊपर जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो है परत होती है, एक विद्युत रोधी परत होती है। मैं उस तार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने उसको ऐसे स्प्रिंग के जैसे ऐसे घुमा दिया, ये सोलेनॉइड है। और जब आप इसमें धारा प्रवाहित करवा देते हो, जब आप इसमें धारा प्रवाहित करवा देते हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? करंट कैरिंग सोलेनॉइड, यानी कि धारा प्रवाही परिनालिका। ये परिनालिका है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा दिया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा दिया तो धारावाही परिनालिका हो गया। अब बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में। इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। बचपन में आपने ये चीज किया होगा, मे बी आप में से बहुतों ने किया होगा। लोहे की कील थी, ठीक, और इसके ऊपर आपने ऐसे तार लपेट दिया था, लपेट दिया था ना, और फिर क्या किया था? बैटरी से आपने इसको जोड़ दिया था, बैटरी से जोड़ दिया था। तो ये जो आपने ऐसे ऐसे घुमाया है, ऐसे ही तो घुमाया है, तो आपने परिनालिका बनाया है। फिर आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मतलब आपने धारावाही परिनालिका बना लिया है, और अंदर में आपने लोहे का कील जो है घुसा दिया हुआ है। तो जब आपने लोहे का कील इसमें घुसाया तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो लोहे के कण होते हैं वो इनसे चिपकने लगते थे। आप में से बहुतों ने किया होगा ये वाला एक्सपेरिमेंट, है ना। आपको याद आ रहा होगा कि भाई कील के ऊपर ऐसे तार लपेट देते हैं और बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं कि छोटे छोटे जो लोहे के टुकड़े होते हैं वो इसमें चिपकने लगते हैं। तो आपने ये काम किया था। इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। देखो ये जो है ना, ये जो अब कील है ना, ये अपने आप में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक है। परमानेंट मैग्नेट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक है। जब तक आप बैटरी से कनेक्ट करके रखते हैं तब तक ये कील जो है छोटे छोटे आयरन के जो टुकड़े होते हैं उसको ये अपने से चिपका लेता है। ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब तक करंट फ्लो होता है तब तक, जैसे आप बैटरी से हटा देते हैं फिर वो जो है चिपकाना छोड़ देता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक करंट जब तक फ्लो होती है तब तक ही रहता है। इसी खाली जगह में आप क्या करो कि एक सॉफ्ट आयरन जो है कोर डाल दो, या फिर सॉफ्ट आयरन का रॉड डाल दो और बैटरी से कनेक्ट कर दो। धारावाही परिनालिका है तो वो एक चुंबक की तरह जो है व्यवहार करेगा। यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, ये भी सही है। क्षण चुंबक वो होता है जो परमानेंट मैग्नेट होता है। ये परमानेंट मैग्नेट बार मैग्नेट होता है जिसके पोल जो है आपके फिक्स होते हैं। परमानेंट मैग्नेट के पोल फिक्स होते हैं, नॉर्थ वाला हमेशा इधर होगा, साउथ वाला हमेशा इधर होगा। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं है। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो अगर हम विद्युत धारा की दिशा उलट दें, अभी इधर से भेज रहे हैं ना, अभी हम इधर से भेजना चालू कर दें तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। तो विद्युत चुंबक में हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किसे हम नॉर्थ पोल बनाना चाहते हैं, किसे साउथ पोल बनाना चाहते हैं। लेकिन ये जो बार मैग्नेट है ये परमानेंट मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है, इसमें आप ऐसा नहीं कर पाओगे। क्षेत्र रेखा सेकेंडरी वृत्त होती है, यह गलत हो जाएगा। क्षेत्र रेखा सेकेंडरी वृत्त होती है कब? जब आपके पास एक सीधी धारावाही चालक होती है,
जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो आपको ऐसे सेकेंडरी वृत्त के रूप में मिलती है। तो 1 और 2 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि एक धारावाही परिनालिका, एक ऐसी परिनालिका जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, वो क्षण चुंबक के जैसा व्यवहार करती है। ठीक है, एक परिनालिका जो धारावाही है, धारा का प्रवाह हो रहा है, वो क्षण चुंबक के जैसा व्यवहार करती है ना। केवल परिनालिका कहने से काम नहीं चलेगा, धारावाही परिनालिका, करंट फ्लो होना चाहिए, तो वो क्षण चुंबक के जैसा व्यवहार करती है। इसमें भी 2 पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ, इसमें भी 2 पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ। और जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है इसमें बनती है नॉर्थ से साउथ की ओर, ऐसे नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर, वैसे ही जो है इसमें भी बनती है। निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में पी, क्यू और एस की पहचान कीजिए। देखिए अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया में सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि एक अभिकारक होता है, केवल एक अभिकारक होता है जो टूट जाता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में। एक अभिकारक टूट जाता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में, और तोड़ने के लिए जो है ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ये अपने आप में जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी होती है। अपघटन अभिक्रिया अपने आप में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे लाइट के फॉर्म में, चाहे हीट के फॉर्म में, चाहे इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। यहाँ पर भी देखो तो एक ही अभिकारक है जो टूट गया है 3 उत्पाद में, एक अभिकारक है टूट गया है 3 उत्पाद में। ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक ऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। यह फेरस सल्फेट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरा कशिश कहते हैं, हरा कशिश या फिर हरा तोता कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। ये ग्रीन विट्रियोल है। जब आप इसको जोर से गर्म करेंगे तो ये जो 7 क्रिस्टल जल के अणु हैं ये पहले अलग हो जाएंगे। जैसे ही ये क्रिस्टल जल के अणु जो अलग हो जाएंगे वैसे ही फेरस सल्फेट बनेगा। अब ये हरा नहीं होगा, अब ये वाइट हो जाता है। जब तक ये क्रिस्टल जल के अणु इसके साथ जुड़े हुए हैं ये हरा है, जैसे ये अलग हो जाते हैं अब ये वाइट है ना। ये क्या है, ये वाइट है, ये वाइट है। और ये वाइट ही नहीं, ये वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो चुका है। अब तक हम इसको और गर्म करते रहेंगे, जब हम और गर्म करते रहेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक, तो आपको ना रिएक्शन दिया गया है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आपको रिएक्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, 2। फेरस सल्फेट के बगल में क्या है कि 2 है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। तो P जो है हमारा यहाँ पर वो 2 है। उसके बाद देखो 1 1 1 है ना, तो Q भी हमारा 1, R भी हमारा 1, S भी हमारा 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A। ये रिएक्शन जो है ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन है आपके एग्जाम के लिए। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प सही अक्षरांकन को दर्शाता है। यहाँ पर आपको पत्ती का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है और यहाँ पर लेवलिंग को छुपा दिया गया है, A B C D करके दिया गया है। आपको बताना है A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, ये सब आपको बताना है। तो कोई भी पार्ट अगर आपको इसमें याद आ रहा हो, याद हो, समझ में आ रहा हो, तो उसके हिसाब से आप बाकी के ऑप्शंस डिलीट करते जाएं। ये जरूरी नहीं कि पहले हम A के बारे में सोचेंगे, A क्या है, A क्या है, A क्या है, ऐसा नहीं। कुछ भी आपको समझ में आ रहा है तो आप चेक करो और ऑप्शन को डिलीट करो। जो आपकी पत्तियां होती हैं उसमें ना मेजोफिल सेल्स होते हैं, मेजोफिल सेल्स होते हैं, है ना, मेजोफिल सेल्स होते हैं, मेजोफिल कोशिका होती है। ये मेजोफिल कोशिका और कुछ नहीं, ये आपके पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, है ना, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। इन मेजोफिल सेल्स में ना बहुत ज़्यादा संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मतलब प्लांट बॉडी के अंदर बाकी टाइप के जो सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या बहुत ही कम होती है, मेजोफिल सेल्स के पास ज़्यादा होती है, क्योंकि मेजोफिल सेल्स ही है जो फोटोसिंथेसिस करती है और फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट की संख्या मेजोफिल सेल्स में अधिक होती है। ये 2 टाइप की होती है, मेजोफिल सेल्स जो है ये 2 टाइप की होती है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा। लेकिन वो आपको ध्यान में नहीं रखना है, आप ऐसे याद रखो, कुछ मेजोफिल सेल्स होती हैं ऐसी लंबी लंबी होती है
ऐसी लंबी लंबी होती है और कुछ जो होती है ऐसी गोल गोल होती है ना, ऐसी गोल गोल होती है। जो लंबी लंबी है भाई उनमें भी क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होगी। ये डॉट डॉट में क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूँ, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट की संख्या जो है वो अधिक होती है। तो यहाँ पर देखो लंबी लंबी कोशिका आपको दिखाई गई है, ये मीजोफिल सेल्स हैं, ये मीजोफिल सेल्स हैं। ये ई देख लो, ई जो है मीजोफिल सेल्स है, ई जो है मीजोफिल सेल्स है, नहीं ई मीजोफिल सेल्स नहीं है, ई जो है मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसको दिखाया गया है। ई जो है मीजोफिल सेल के अंदर जो हरा हरा क्लोरोप्लास्ट है उसको दिखाया गया है। तो देख लो ई यहाँ पर केंद्रक दिया हुआ है, यानी ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन खत्म। ई देखो यहाँ पर केंद्रक दिखाया गया है, ऑप्शन खत्म। ई जो है यहाँ पर देखो दिखाया गया है हरित लवक, यहाँ पर भी हरित लवक है, मतलब अब हमें कुछ दूसरा ढूंढना पड़ेगा, है ना। चलो दो तो खत्म हो गया ना, दो तो खत्म हो गया। ये जो परत है ये क्या है, ये पत्ती की सबसे ऊपर वाली परत है, सबसे ऊपर वाली परत है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, इसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, है ना, एपिडर्मिस बोलते हैं। नीचे भी एपिडर्मिस है, तो ए भी एपिडर्मिस है, बी भी एपिडर्मिस है। और जो आपके रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वो निचली सतह में ज़्यादा होती है, इसलिए आपको नीचे वाले एपिडर्मिस में रंध्र दिखाया गया है लेकिन ऊपर वाले में नहीं दिखाया गया है। लेकिन चलो ये तो मालूम है कि ये एपिडर्मिस है, बी भी एपिडर्मिस है। तो ए जो है ऊपरी अधिचर्म है और जो बी है ये निचली बाह्य त्वचा है। बाह्य त्वचा बोल दो या अधिचर्म बोल दो, बात एक ही है। बाह्य त्वचा बोल दो या फिर अधिचर्म बोल दो, बात एक ही है। यहाँ पर देखो तो ए ऊपरी अधिचर्म और बी जो है मोमी क्यूटिकल यहाँ पर बता रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि भी गलत हो गया। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सी है ये है गार्ड सेल, रक्षक कोशिका, और जो ये डी है ये वायु अवकाश है ना, ये ब्लैंक स्पेस है, एयर होती है इसमें। तो ये एनसीईआरटी का कटआउट है, यही आपको दिया गया था एग्जाम में, ये क्लास 10th के अंदर आपको मिल जाएगा। देखो ये पत्ती है ना, इतने से पार्ट को काट कर जूम करके आपको दिखाया गया है। ये देखिए तो ऊपरी बाह्य त्वचा है, ये निचली बाह्य त्वचा है, ए ऊपरी बाह्य त्वचा है, बी निचली बाह्य त्वचा है। उसके बाद ये लंबी लंबी कोशिका जो है इसका लेवलिंग नहीं किया गया है, लेकिन मैंने आपको बता ही दिया ये मीजोफिल सेल्स है ना, ये मीजोफिल सेल्स है जो कि पैरेन्काइमा सेल्स ही होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कुछ लंबे होते हैं कुछ गोल होते हैं, ठीक। और मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती है, इसीलिए बाकी सारे सेल्स की तुलना में इनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है। तो देखो बहुत ज़्यादा संख्या में क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाया गया है, इतने क्लोरोप्लास्ट बाकी सारे सेल्स में नहीं होते हैं, ये मीजोफिल सेल्स में होते हैं। तो ये हरे हरे रंग का जो है हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है। उसके बाद ये वायु कोश है ना, ये वायु कोश है। उसके बाद ये गार्ड सेल है ना, गार्ड सेल है, और बीच का ये जो छेद है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, है ना। द्वार कोशिका है, ये भी द्वार कोशिका है, ये भी द्वार कोशिका है। तो ये डायग्राम जो है आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। नीचे दी गई तालिका में गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उनके कार्य करने के तरीकों को दर्शाती है, कौन सा विकल्प इनके सुमेलन को दर्शाता है। गर्भ निरोधन यानी कि गर्भ को निरोध करना है, यानी कि प्रेगनेंसी को रोकना है। तो प्रेगनेंसी रोकने के लिए यहाँ पर 4 मेथड्स दिए गए हैं, बताना है कि कौन से मेथड में कौन सा काम होता है। अब इन 4 तरीकों में से कोई तरीका पता हो ना हो, लेकिन कॉन्डम के बारे में तो आप जानते ही हैं, कॉन्डम का यूज प्रेगनेंसी रोकने के लिए होता है, लेकिन कॉन्डम जो है HIV जैसे बीमारियों से बचाने का काम करता है। तो ये कॉन्डम जो है प्रेगनेंसी को कैसे रोकता है। क्या अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा, अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्डम लगाया जाता है ताकि जो स्पर्म है, जो सीमेन है, वो कॉन्डम में ही रह जाए, वो कॉन्डम में ही रह जाए, यानी कि शुक्राणु जो है गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं, गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं। तो सी के साथ 2 जाएगा। जैसे आपको मालूम चल गया कि सी के साथ 2 जाएगा, तुरंत ऑप्शन देखो आप, इस टाइप के क्वेश्चन में यही काम करना है। सी के साथ 2 देखो किस में गया हुआ है, सी के साथ 2 इसमें गया है, क्या इसमें गया है, नहीं गया है, काट दो। क्या इसमें गया है, नहीं गया है, काट दो। क्या इसमें गया है, नहीं गया, काट दो। आंसर हमारा डी। बाकी आप नहीं भी जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो दुआ करो कि इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आए, उत्तर देना बड़ा ही आसान होता है। 1-2 भी मालूम चल गया ना तो झट से आप आंसर दे दोगे। अब देखो 1 को पकड़ा, सारे के सारे आंसर निकल गए। तो जो भी विधियां हैं प्रेगनेंसी रोकने की, आइए उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। कॉन्डम जो है ये यांत्रिक अवरोध उत्पन्न करता है, शुक्राणु को गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचने देता है, गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचने देता है। गर्भ निरोधक गोलियां, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं ये हार्मोन संतुलन में परिवर्तन कर देती है, जिससे अंड का यानी कि अंडा का मोचन नहीं होता है, अंडा का मोचन नहीं होता है,
यानी जो अंडा है वो अंडाशय से निकलेगा ही नहीं, जो अंडा है वो अंडाशय से निकलेगा ही नहीं। अगर मान लो निषेचन हो चुका है तो अंतःरोपण को रोक दिया जाएगा। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है वो क्या करती है, जो ओवरी है वहां से जो ओव्यूल है या फिर एग बोल दो, इसको वो निकलने नहीं देती है। लेकिन मान लीजिए कि ओव्यूल जो है ये निकल चुका है, एग निकल चुका है और फर्टिलाइजेशन भी हो चुका है। अगर पहले से पिल्स ले रही है तो ओवरी से ये एग जो है ये रिलीज ही नहीं होगा। लेकिन मान लो रिलीज हो चुका है, फर्टिलाइजेशन भी हो चुका है, निषेचन भी हो चुका है, तब जाकर के पिल्स अगर लेती है तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, गर्भाशय में जो है अंतरोपण नहीं होगा। जो जाइगोट होगा उसका इम्प्लांटेशन नहीं होगा, जो ह्यूमनज होगा उसका इम्प्लांटेशन नहीं होगा। ये जो गोलियां होती हैं इनमें एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मिश्रण होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मिश्रण होता है। उसके बाद है कॉपर टी। कॉपर टी क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है जिससे शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। फैगोसाइटोसिस बढ़ा देता है मतलब बोल सकते हो कि शुक्राणुओं को खा जाता है, फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देता है। ये सारी जो विधियां हैं, कॉपर टी या फिर ये गर्भ निरोधक गोलियां या फिर ये कॉन्डम, ये सारे क्या है, अस्थायी विधि है ना, टेम्परेरी मेथड है। जब तक चाहेंगे प्रेगनेंसी को रोक कर रखेंगे, फिर जब चाहेंगे वापस से प्रेग्नेंट किया जा सकता है। लेकिन कुछ अस्थायी विधियां होती है, अगर ये अस्थायी विधि को अपना लिया जाए तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी और जो मेल है वो प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा। पहला है पुरुष नसबंदी, जिसे वैसेक्टमी कहते हैं। वैसेक्टमी कहते हैं, इसमें क्या होता है, शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है जिससे शुक्राणु का स्थानांतरण नहीं हो पाता है और निषेचन नहीं हो पाता है। देखिए शुक्रवाहिका जो है ये वो पाइप है जिससे होकर के स्पर्म जाता है, तो उस पाइप को ही काट दिया जाएगा। ये जो शुक्रवाहिका होती है ये टेस्टिस से जो है सीमेन लेकर के जो है ये जाती है, तो इसी को काट दिया जाएगा भाई, तो स्पर्म आगे जाएगा ही नहीं। ठीक, तो कोई पुरुष ऐसा करवा लेता है पुरुष नसबंदी, तो वो किसी भी फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। उसके बाद है स्त्री नसबंदी, ट्यूबेक्टमी। फेलोपियन ट्यूब में क्या आता है, जो स्त्री के अंदर जो ओवरी होता है ना, जो ओवरी होता है वहां से अंडाशय जो है फेलोपियन ट्यूब में आता है। वहां से ये ओवरी है और यहीं से जो अंडाशय है ये फेलोपियन ट्यूब में आता है, और शुक्राणु भी जो है फेलोपियन ट्यूब में आता है और ये अंडाणु के साथ निषेचित होता है। यानी शुक्राणु और अंडाणु का जो निषेचन है ये फेलोपियन ट्यूब में ही होता है, फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो फेलोपियन ट्यूब को ही यहाँ से काट दिया जाएगा। जब फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से काट दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, ये जो एग है ये आगे नहीं जा पाएगा। ठीक, जब आगे नहीं जा पाएगा ना ही शुक्राणु इधर आ पाएगा, क्योंकि भाई बीच से काट दिया गया है, तो फीमेल भी कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो इसे स्त्री नसबंदी कहा जाता है, ट्यूबेक्टमी कहा जाता है। फेलोपियन ट्यूब या फिर फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा और निषेचन नहीं हो पाएगा। तो ये अस्थायी विधि है। तो ये सारे प्रश्न जो है आपके पूछे गए थे 17 अगस्त 2022 को पहले शिफ्ट के अंदर। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी सारे शिफ्टों का भी एक्सप्लेनेशन करेंगे इस कोर्स के अंदर, और जो कुछ भी आपको स्लाइड में समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, उन सारे को जो है पीडीएफ में ऐड कर दिया जाएगा, उन सारे डिटेल को जो है पीडीएफ में लिख दिया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो इस प्रकार से जो है आपको पीडीएफ दिया जाएगा, सवाल रहेंगे, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा वो सारे इनमें जो है मेंशन कर दिए जाएंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल होगा तो न्यूमेरिकल को भी इसमें सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पीडीएफ जो है आपको इस कोर्स में दिया जाएगा। जैसे जैसे सेट आपको करवाया जाएगा वैसे वैसे पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे ये शिफ्ट मैंने कंप्लीट कर दिया तो इसका वीडियो और इसका पीडीएफ एक साथ आएगा। ठीक है, तो जैसे वीडियो आएगा वैसे ही पीडीएफ आएगा। तो इस तरह से जो है आपको डिटेल में पीडीएफ देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये लगता है कि ये कोर्स आपके लिए यूजफुल साबित होगा तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।